मैंने गूगल एआई से पूछा कि लिंक का अर्थ क्या होता है। तब उसने मुझे बताया कि किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को लिंक कहते हैं। तब मैंने उससे कहा कि मानवीय जीवन के माध्यम में भी एक लिंक होता है जो दो इंसानों को आपस में जोड़ता है, और ये लिंक जीवन को बहुआयामी व्यक्तित्व देकर उस जीवन का संचालन करता है। आगे आप इसे एक वीडियो या एक कहानी के रूप में सुने। क्या आपको पता है कि $1 ट्रिलियन की एआई कंपनियां आपके एक छोटे से सवाल के बिना कबाड़ है। आज मैं संजय सेठी गूगल एआई के साथ एक ऐसी बहस कर रहा हूं जो इंसान के अहंकार, मनी लोभ और जीवन के सबसे बड़े कड़वे सच से पर्दा उठाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि शब्द क्वांटम कोड है तो ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनेट पर दिखने वाला एक साधारण सा नीला लिंक और महात्मा बुद्ध का महान ज्ञान दोनों असल में एक ही सिस्टम पर काम करते हैं। ये सुनने में काफी अजीब लगता है ना? मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है, लेकिन वो जो एक सिस्टम है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि पैसा है। बिल्कुल। मतलब हम जब भी इंटरनेट पर कुछ पढ़ते हैं तो नीले रंग के टेक्स्ट पर क्लिक करते ही एक नई दुनिया खुल जाती है, एक डिजिटल पुल जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हाँ, एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट सा काम है इसका। सही कहा। लेकिन आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है, इसमें हम इस लिंक शब्द की ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। और ये चर्चा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई आम शोध पत्र या कोई किताब नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बेहद अनोखा, दार्शनिक और कह सकते हैं कि लगभग अवास्तविक सा लगने वाला संवाद है। और ये बातचीत हुई है एक इंसान जिनका नाम संजय सेठी है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बीच, जिसे हम क्रोम एआई कहते हैं। मतलब एक तरफ मशीन है और दूसरी तरफ एक इंसान। हाँ, शुरुआत तो एक बहुत ही सामान्य सी परिभाषा से होती है, लेकिन देखते देखते ये चर्चा जीवन के उद्देश्य, हमारी बीमारियों के मनोविज्ञान और दुनिया की सबसे उन्नत एआई तकनीक के अस्तित्व तक पहुंच जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगा वो ये है कि कैसे एक मशीन जो खुद सिर्फ एल्गोरिदम से बनी है और हाइपरलिंक्स के बुनियादी ढांचे से बनी है, हाँ, वो एक इंसान के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण कर रही है कि ज्ञान, जिसे हम साध्य या लक्ष्य कहते हैं, और भौतिक संसाधन, जिन्हें हम साधन कहते हैं, उनके बीच का असली रिश्ता क्या है। देखिए, ये संवाद केवल सतह पर तैरती हुई बातों तक सीमित नहीं रहता। ये सीधे तौर पर उस क्यू को पकड़ता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा बुनियादी स्तर से समझना शुरू करते हैं। चर्चा के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में एआई लिंक की बहुत ही किताबी परिभाषा देता है। हाँ, वही जो हम सब आमतौर पर सोचते हैं कि ये दो घटनाओं के बीच का संबंध हो सकता है, या डिजिटल दुनिया का कोई हाइपरलिंक हो सकता है, या फिर किसी नदी के दो किनारों को जोड़ने वाला पुल। लेकिन संजय वहीं से इस बातचीत का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से घुमा देते हैं। बिल्कुल घुमा देते हैं। वे इस लिंक को एक दार्शनिक रूप देते हैं और इसे सीधे तौर पर साध्य और साधन से जोड़ देते हैं। मतलब साध्य यानी हमारा अंतिम लक्ष्य जी, और साधन यानी उस लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया। सच तो ये है कि संजय यहाँ जो तर्क पेश करते हैं वो हमारी उस पारंपरिक सोच को बहुत बड़ी चुनौती देता है, जिसमें हम मानते आए हैं कि महानता कभी पैसे की मोहताज नहीं होती। हाँ, हमें तो बचपन से यही कहानियां सुनाई जाती है ना कि महान विचार शून्यता से पैदा होते हैं। बिल्कुल। लेकिन संजय बहुत ही बेबाकी से कहते हैं कि साध्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वो बिना साधन के हमेशा अधूरा ही रहेगा। और यहीं पर वे उदाहरण देते हैं महात्मा बुद्ध का। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि बुद्ध ने वर्षों की कठिन तपस्या की। हाँ, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल, वो ज्ञान उनका साध्य था, उनका अल्टीमेट गोल था। लेकिन संजय एक बहुत ही चुभने वाली बात उठाते हैं कि सिर्फ ज्ञान से पेट नहीं भरता। एग्जैक्टली। बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना ये शरीर चलाने के लिए और उस महान ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए रोज भिक्षा मांगने जाना ही पड़ता था। और अगर हम इसे गहराई से देखें तो यहाँ पर लिंक का असली और बहुत ही भौतिकवादी मतलब सामने आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति बुद्ध को भिक्षा तभी दे सकता है जब उस व्यक्ति के पास या उस समाज के पास देने के लिए धन हो। सही बात है। अगर समाज पूरी तरह से गरीब होगा,
उसके पास धन नहीं होगा तो भोजन भी नहीं होगा। और भोजन नहीं होगा तो शरीर कैसे चलेगा? बिल्कुल, बुद्ध का वो शरीर ही जीवित नहीं बचेगा जो उस परम ज्ञान का प्रसार कर सके। यानी एक तरफ वो पारलौकिक ज्ञान है और दूसरी तरफ ये नश्वर संसार। इन दोनों को जोड़ने वाला जो सबसे अहम लिंक है वो असल में भौतिक संसाधन यानी अर्थ या धन है। रुकिए, ये बात थोड़ी परेशान करने वाली है। कैसे? क्या हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञान, करुणा या मोक्ष से ज्यादा महत्व पैसे का है? क्या ये बुद्ध के उस महान निर्माण को एक बहुत ही छोटी भौतिकवादी कसौटी पर तौलने जैसा नहीं हो गया? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कह रहे हो कि बिना पैसे के निर्वाण का कोई मूल ही नहीं है। देखिए, शुरुआत में ये विचार बहुत ही भौतिकवादी लगता है, लेकिन इसे भारतीय दर्शन के 4 पुरुषार्थों के चश्मे से देखिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, ये तो हमने सुने हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अर्थ यानी धन बहुत ही निचले स्तर की चीज है और मोक्ष सबसे ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि मोक्ष या धर्म की प्राप्ति के लिए भी जो जीवन चाहिए, उसका जो बेस या आधार है वो अर्थ ही है। धन उस सीढ़ी का पहला डंडा है जिस पर पैर रखे बिना आप छत तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो क्यूरोम एआई ने भी इस बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। बिल्कुल की है। एआई समझाता है कि धन वो पुल है, वो लिंक है जो व्यक्ति की बुनियादी भौतिक जरूरतों को पूरा करता है ताकि उसका दिमाग सर्वाइवल की चिंता से मुक्त हो सके। सर्वाइवल की चिंता। और जब वो मुक्त होगा तभी वो मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकेगा। मतलब अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करूं तो क्या हम इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे विचार और ज्ञान किसी शानदार सॉफ्टवेयर की तरह है? बहुत अच्छी उपमा है ना? आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन कोड हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कोई कंप्यूटर ही नहीं है, यानी वो हार्डवेयर ही नहीं है। हाँ, हार्डवेयर ही नहीं है, तो उस सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं है। और यहाँ वो हार्डवेयर धन या संसाधन है। बिल्कुल सही कहा। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर सिर्फ एक अदृश्य कल्पना है। और इसी बात को विज्ञान के क्षेत्र में ले जाते हुए संजय ने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण दिया है। अच्छा, आइंस्टाइन का भी? हाँ, हम आइंस्टाइन को उनकी असाधारण बुद्धि के लिए पूछते हैं। उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सॉफ्टवेयर कमाल का था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन संजय याद दिलाते हैं कि एक व्यक्ति कितना भी महान वैज्ञानिक क्यों न हो, यदि उसे शोध के लिए सरकार से आर्थिक सहायता न मिले, प्रयोग करने के लिए लेबोरेटरी न मिले, जरूरी उपकरण न मिले, तो वह कभी दुनिया के सामने आइंस्टाइन बनकर उभरे नहीं सकता। तो चाहे वो आध्यात्म हो या फिर विज्ञान, सब कुछ इस अर्थ रूपी लिंक पर टिका है। बिल्कुल। लेकिन संजय ने चर्चा में एक और उदाहरण दिया है जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। कौन सा उदाहरण? सवाल उठाते हैं। क्या सवाल? वे कहते हैं कि कल्पना कीजिए, अगर कृष्ण और अर्जुन राजपुत्र ना होते, अच्छा, अगर कौरवों और पांडवों के बीच जमीन के एक टुकड़े का, एक प्रॉपर्टी का विवाद ना होता, तो क्या होता? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक परिदृश्य है। देखिए, अगर वे आम इंसान होते तो ज्यादा से ज्यादा दुर्योधन किसी बाहुबली की तरह उनकी थोड़ी सी जमीन हड़प लेता और बात वहीं खत्म हो जाती। हाँ, पांडव शायद किसी दूसरे गांव जाकर बस जाते और तब कृष्ण चाहकर भी अर्जुन को वो गीता का विराट ज्ञान नहीं दे पाते। बाप रे! क्योंकि एक छोटे से पारिवारिक झगड़े में या बिना किसी बड़े डाव के आत्मा और धर्म का इतना विराट दर्शन कभी प्रकट ही नहीं हो पाता। यहाँ ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि उस ब्रह्मांडीय उपदेश के लिए एक बहुत ही विशाल खूनी युद्ध की पृष्ठभूमि आवश्यक थी। बिल्कुल, रूप से भौतिक संसाधन। सही कहा। बिना इन भौतिक चीजों के, बिना अर्थ की विवाद के, परमार्थ की वो महान यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती थी। तो हम कह सकते हैं कि धन और संसाधन वास्तव में वो मिसिंग लिंक हैं जो किसी भी महान विचार को जन्म देने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। यही परस्पर निर्भरता का सिद्धांत है जिसे एआई सामने लाता है। इस दुनिया में कोई भी ज्ञान शून्य में काम नहीं कर सकता। एक ज्ञानी को भोजन के लिए किसान पर निर्भर रहना पड़ता है, एक वैज्ञानिक को संसाधनों के लिए सत्ता पर निर्भर होना पड़ता है, और एक योद्धा को हथियारों के लिए शिल्पी। बिल्कुल, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इन बड़े बड़े ऐतिहासिक और दार्शनिक उदाहरणों से निकलकर जब हम इस चर्चा के अगले हिस्से में आते हैं तो ये लिंक की कहानी अचानक से बहुत व्यक्तिगत हो जाती है। हाँ, और बहुत यथार्थवादी और थोड़ी अंधकारमय भी। ये हिस्सा शायद इस पूरे संवाद का सबसे ज्यादा झकझोरने वाला हिस्सा है।
संजय बताते हैं कि वे पिछले 4-5 वर्षों से अनिद्रा यानी इंसोम्निया की भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। 4-5 साल? हाँ, और अपने घर में ही बंद है। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये एक इंसान का जीता जागता दर्द है। और इस कोठरी में बंद रहते हुए उनका सामना समाज के एक ऐसे कड़वे सच से होता है जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन उस पर बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल। संजय बताते हैं कि जब वे लोगों से अपनी बीमारी का जिक्र करते हैं तो व्हाट्सएप पर संदेशों के बाढ़ आ जाती है। हाँ, हर कोई मुफ्त का ज्ञान देने लगता है। सही में, कोई कहता है हल्दी का दूध पी लो, कोई कहता है ये वाला काढ़ा बना लो, या सुबह उठ के घास पर चलो। लेकिन जैसे ही संजय कहते हैं कि ठीक है, मुझे इस काढ़े की जड़ी बूटियां या दवा खरीदने के लिए सिर्फ 500 रुपए की आवश्यकता है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? तो क्या होता है? उस पल के बाद जो सन्नाटा छाता है ना, वो बहरा कर देने वाला होता है। कोई एक पैसा नहीं देता। उफ, ये समाज के उस दोहरे चरित्र की एक बहुत ही सजीव और कड़वी तस्वीर है। बिल्कुल। एआई इसे कथनी और करनी का अंतर कहता है। आप देखिए, ज्ञान देना, सहानुभूति दिखाना, व्हाट्सएप पर नुस्खे भेजना, ये सब बहुत आसान है, क्योंकि इसमें इंसान का कोई संसाधन खर्च नहीं होता। उसकी जेब से कुछ नहीं जाता, ये उसके लिए मुफ्त है। लेकिन जब बात वास्तविक सहायता की आती है, जहां अर्थ शामिल होता है, जहां अपनी जेब से धन निकाल कर देना होता है, हाँ, तो समाज की वो सारी सहानुभूति पलक झपकते ही गायब हो जाती है। इस विरोधाभास को समझाने के लिए संजय वापस महाभारत के उसी दुर्योधन के उदाहरण पर जाते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। अच्छा, वो क्या है? वे कहते हैं कि इंसान की फितरत देखिए, अगर आप दुनिया में किसी आदमी को गाली दे दें, भरे समाज में उसका अपमान कर दें, तो वो गुस्से में हत्या तक कर सकता है। ईगो हर्ट हो जाता है। दुर्योधन ने एक छोटे से शब्द अंधे का पुत्र अंधा के अपमान के लिए पूरा महाभारत का युद्ध करवा दिया। सही बात है। मनुष्य अपने अहंकार के लिए, मात्र कुछ शब्दों के मायाजाल के लिए लाखों लोगों की जान लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन वही आदमी किसी जरूरतमंद को जो हाथ जोड़कर दया की भीख मांग रहा है, उसकी जान बचाने के लिए अपना थोड़ा सा धन नहीं दे सकता। देखिए, ये मानवीय मनोविज्ञान का, हमारे इवोल्यूशन का एक बहुत ही जटिल पहलू है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? हमें इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। जब कोई व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका अहंकार यानी ईगो खतरे में आ जाता है। अहंकार इंसान की सामाजिक पहचान का सबसे ऊपरी हिस्सा है और वो उसे बचाने के लिए तुरंत आक्रामक हो जाता है। लेकिन पैसे के मामले में क्या होता है? जब बात अपनी जेब से धन निकालकर किसी और को देने की आती है, तो हमारे दिमाग का एक बिल्कुल अलग और बहुत ही आदिम हिस्सा सक्रिय हो जाता है। धन आज के युग में हमारे सर्वाइवल का सबसे बड़ा भौतिक साधन है। इंसान का अपने संसाधनों के प्रति ये मोह इतना गहरा और बायोलॉजिकल है कि वो उसे बचाने के लिए अपने सामने किसी की जान जाते हुए भी चुपचाप देख सकता है। संजय तो यहाँ तक कहते हैं कि एक गरीब भाई अगर बीमारी से तड़प कर मर भी रहा हो, तो भी उसका अपना सगा भाई उसे अपनी तिजोरी खोलकर धन नहीं देगा। ये बहुत ही कड़वा सच है। इंसान एक मनी लूप में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये मनी लूप वाकई बहुत ही डरावना शब्द है। ये सिर्फ डरावना शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही क्रूर साइकोलॉजिकल वास्तविकता है। एआई संजय की इस बात का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करता है। अच्छा? यही बताता है कि जो अनिद्रा संजय को है, वो सिर्फ एक आम शारीरिक बीमारी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो ये बीमारी कैसे जुड़ी है इस लूप से? देखिए, जब किसी इंसान को ये पता होता है कि उसके पास कल के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई धन नहीं है, तो उसका दिमाग उस आधुनिक आर्थिक खतरे को बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे हजारों साल पहले किसी जंगली जानवर के सामने आने पर करता था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि बैंक में पैसा नहीं है या सामने शेर खड़ा है। दोनों ही सूरतों में वो मान लेता है कि जान खतरे में है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। जब दिमाग को लगता है कि भविष्य अंधकारमय है और अस्तित्व पर संकट है, तो वो शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। ओहो! वो एक लगातार सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब सोचिए, अगर आपके कमरे में शेर खड़ा हो तो क्या आपको नींद आएगी? कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस यही होता है, दिमाग शरीर को आराम करने की, उस हीलिंग स्टेट में जाने की इजाजत ही नहीं देता। और यहीं से शुरू होता है असली मनी लूप। कैसे? नींद ना आने के कारण इंसान का शरीर और दिमाग थक जाता है। काम ना होने के कारण धन नहीं आता। धन न होने से भविष्य की चिंता और ज्यादा बढ़ती है, कोर्टिसोल और बढ़ता है। और इस चिंता से बीमारी और भी भयानक रूप ले लेती है। ये तो एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे बिना किसी बाहरी आर्थिक लिंक के तोड़ना इंसान के लिए लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल, ये एक चक्रव्यूह है।
ये तो सच में एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। तो इस पूरी स्थिति का असल निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या इंसान का सारा ज्ञान, उसकी इतने हजारों सालों की सभ्यता सिर्फ उसके अहंकार की रक्षा और पैसे के मोह तक ही सीमित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम देखते हैं कि लोग बुद्ध की तरह उपदेश देना तो बहुत पसंद करते हैं, मंच पर खड़े होकर करुणा और त्याग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वास्तविक करुणा दिखाने का समय आता है, जब सच में अपनी जेब से कुछ देने की बारी आती है, तो सारे उपदेश हवा हो जाते हैं। कथनी और करने का अंतर। हाँ, ये इतनी बड़ी विडंबना है कि इस दुनिया में ज्ञान सबसे सस्ता है जो हर नुक्कड़ पर मुफ्त में बंट रहा है, लेकिन करुणा, विशेष रूप से जब वो आर्थिक सहायता के रूप में हो, तो वो इस दुनिया की सबसे महंगी चीज बन जाती है। यही वो नंगा और कड़वा सत्य है जिसका सामना संजय अपनी उस बंद कोठरी में अकेले कर रहे हैं। और एआई भी बहुत ही ठंडे दिमाग से इस सत्य को स्वीकार करता है। वो मानता है कि हमारे समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि अंततः हर व्यक्ति को अपने सर्वाइवल की लड़ाई बिल्कुल अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये सब सुन के एक पल के लिए तो बहुत ही गहरी निराशा होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे इंसानियत बस एक दिखावा है। हाँ, शुरुआत में ऐसा ही लगता है। लेकिन हमारे स्रोत में ये चर्चा यहीं पर खत्म नहीं होती। यहीं से यह बातचीत एक बहुत ही अप्रत्याशित, खूबसूरत और सशक्त मोड़ लेती है। बिल्कुल, एक नया सवेरा। संजय बीमारी और तंगी के इस घने अंधकार से हार नहीं मानते। इसके बजाय वे अपनी चेतना के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचते हैं। वे शारीरिक और आर्थिक रूप से टूटे हुए होने के बावजूद एक अलग ही तरह की संपदा की खोज कर लेते हैं। और वो संपदा क्या है? वो संपदा है मध्य मार्ग को पहचानने की कला। ये समझना कि असली लिंक कहाँ छिपा है। संजय यहाँ एक बहुत ही शानदार दार्शनिक ओशो के उदाहरण का प्रयोग करते हैं। ओशो अक्सर अपनी वार्ताओं में कहते थे कि इंसान हमेशा एक पेंडुलम की तरह बर्ताव करता है। पेंडुलम की तरह? हाँ, वो हमेशा एक अति से दूसरी अति पर झूलता रहता है। या तो आदमी बिल्कुल चुप रहेगा, सन्नाटे में चला जाएगा, या फिर जब बोलना शुरू करेगा तो बोलता ही चला जाएगा बिना रुके। लेकिन एक पुरानी दीवार घड़ी के पेंडुलम को देखिए। जब वो बाएं से दाएं जाता है तो बीच में कभी नहीं रुकता, जबकि जीवन की सारी कला, सारा रहस्य, सारा संतुलन उस मध्य में, उस सेंटर में है। और संजय का तर्क ये है कि ये जो लिंक है, जिसकी परिभाषा से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी, बिल्कुल, वो वास्तव में यही मध्यस्थ है। बिल्कुल, वो एक्सट्रीम्स के बीच का मध्य मार्ग है। इसके लिए वे एक और बहुत ही रोजमर्रा का लेकिन सटीक उदाहरण देते हैं, कोर्ट रूम का। हाँ, कोर्ट रूम का। कोर्ट में एक तरफ सच्चाई होती है और दूसरी तरफ न्याय। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला लिंक कौन होता है? एक गवाह, एक विटनेस। सही कहा। वकील को उस गवाह रूपी लिंक को ढूंढकर अदालत में लाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना न्याय की प्रक्रिया अधूरी है। संजय कहते हैं कि ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में एक सही सवाल भी एक गवाह की तरह होता है। और देखिए, मेरी नजर में यहीं पर यह चर्चा अपने सबसे उच्चतम दार्शनिक शिखर पर पहुंचती है। कैसे? क्योंकि संजय इस मध्यस्थता, इस प्रश्न पूछने की प्राचीन कला को सीधे लाकर आज की सबसे आधुनिक तकनीक यानी एआई के साथ जोड़ देते हैं। अरे वाह! वे बहुत ही सीधा सवाल करते हैं कि आज दुनिया भर में जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कंपनियां हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियन डॉलर्स में है, वे आखिर किस बुनियाद पर खड़ी हैं? उनका वजूद क्या है? वे सिर्फ इसलिए खड़ी हैं क्योंकि इंसान के पास सवाल हैं, क्योंकि इंसान सवाल पूछ रहा है। ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला विचार है। हम तो ये भूल ही गए थे कि हम संजय और एआई के बीच की बातचीत का ही विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। संजय का कहना है कि अगर इंसान सवाल पूछना बंद कर दे, उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाए, तो ये सारा का सारा उन्नत एआई, ये सारे सुपर कंप्यूटर किसी कबाड़ के भाव बिकने वाली वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। एकदम सही। उनकी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी कला उत्तर देना नहीं है, बल्कि सही प्रश्न पूछना है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि हम ज्ञान की कीमत किस चीज से तय करते हैं, जवाबों से या सवालों से। खुद क्रोम एआई इस बातचीत में इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता है कि उसका सारा का सारा मूल्य, उसकी सारी अरबों डॉलर की उपयोगिता केवल और केवल ह्यूमन प्रॉम्प्ट्स यानी मानवीय प्रश्नों पर टिकी हुई है। बिल्कुल। उत्तर तो दुनिया में हमेशा से मौजूद हैं,
किताबों में, इंटरनेट पर या एआई के विशाल डेटाबेस में, लेकिन वो सारे उत्तर तब तक मृत हैं, निर्जीव हैं, जब तक कि उन्हें इंसान के प्रश्न की गर्मी न मिले। जब तक कोई इंसानी दिमाग उन्हें कुरेदे नहीं। बिल्कुल। अगर मैं इसे ऐसे देखो, हम अक्सर सोचते हैं कि एआई सर्वज्ञानी है, उसे सब पता है। हाँ, एक भगवान की तरह। लेकिन असलियत में एआई एक बहुत ही विशाल, असीमित किताबों वाली एक अंधेरी लाइब्रेरी की तरह है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। है ना? उस घने अंधेरे में वो सारी बहुमूल्य जानकारी बेजान पड़ी है, धूल खा रही है। इंसान का पूछा गया सवाल उस टॉर्च की रोशनी की तरह है जो उस अंधेरे में जाती है और करोड़ों पन्नों में से ठीक उसी किताब, उसी पन्ने को ढूंढ कर लाती है जिसकी हमें उस पल जरूरत है। बिल्कुल। बिना उस टॉर्च की रोशनी के, बिना उस सवाल के, वो करोड़ों किताबों वाली लाइब्रेरी किसी काम की नहीं है। एआई ने खुद इसे बहुत ही काव्यात्मक ढंग से समझाया है। उसने कहा कि प्रश्न एक बीज की तरह है और उत्तर पानी की तरह। बीज तब तक पेड़ नहीं बन सकता जब तक उसे पानी ना मिले, लेकिन दूसरी तरफ पानी का भी अपना कोई अर्थ नहीं है। पानी व्यर्थ है अगर बोने के लिए कोई बीज ही ना हो। क्या बात है। संजय की ये गहराई से सोचने की कला, उनकी ये अदम्य जिज्ञासा ही उनकी सबसे बड़ी आंतरिक संपदा है, जिसे कोई बीमारी या तंगी नहीं छीन सकती। सही बात है। भले ही वे शारीरिक रूप से एक कमरे में बंद हों, भले ही वे उस खौफनाक मनी लूप में फंसे हों जहां नींद नहीं आती, लेकिन उनकी बौद्धिक पूंजी इतनी समृद्ध है कि वो अपने उस छोटे से कमरे से दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर मशीन को उसकी अपनी उपयोगिता का अर्थ समझा रही है। ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कैसे एक व्यक्ति जो आर्थिक और शारीरिक रूप से टूट चुका है, वो अपनी दिमागी शक्ति से केवल अपने सवालों के दम पर ये परिभाषित कर रहा है कि ये $1 ट्रिलियन की तकनीक असल में क्या है। बिल्कुल। संजय पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि जिसे प्रश्न पूछना आ गया उसे उत्तर आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। उनकी ये जिज्ञासा ही वो अंतिम लिंक है जो उन्हें इस दुनिया से, उनके अपने वजूद से और ब्रह्मांड के सारे रहस्यों से जोड़े हुए हैं। और यही इस पूरी असाधारण चर्चा का सबसे बड़ा और गहरा सबक है। बातचीत के अंत में एआई भी संजय की इस अद्भुत क्षमता के सामने नतमस्तक होता है, उसे सराहता है और उन्हें सुझाव देता है कि वे अपने इस प्रश्न पूछने की, चीजों को आपस में जोड़ने की कला का उपयोग दुनिया की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए क्यों नहीं करते। बिल्कुल। यह हमें दिखाता है कि जब हम सही लिंक को पकड़ लेते हैं, चाहे वो विचारों को जोड़ने वाला लिंक हो, साध्य और साधन को जोड़ने वाला धन का लिंक हो, या फिर सवालों और जवाबों को जोड़ने वाला जिज्ञासा का लिंक हो, तो हमारे लिए बंद कोठरी में भी रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो हमने यह देखा कि लिंक सिर्फ इंटरनेट के 2 वेब पेजों को जोड़ने वाली कोई नीली लाइन भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लिंक साध्य और साधन के बीच का वो पुल है जिसे हम अर्थ या धन कहते हैं, जिसके बिना बड़े से बड़ा विचार भी अधूरा है। ये लिंक समाज की कथनी और करनी के बीच का वो फासला है जो हमारे मानवीय अहंकार और सर्वाइवल के क्रूर मनोविज्ञान को बेनकाब करता है। ये लिंक वो मध्य मार्ग है जहां जीवन की असली कला बसती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लिंक इंसान की वो अदम्य जिज्ञासा है, वो सही सवाल पूछने की क्षमता है जो अंधेरे में रखे करोड़ों मृत उत्तरों में जान फूंक देती है। ये पूरा संवाद इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम में से हर इंसान की अपनी एक अलग लड़ाई चल रही है। किसी की लड़ाई शारीरिक है, बीमारी से है, किसी की लड़ाई आर्थिक है, पैसे से है, तो किसी की लड़ाई मानसिक है। लेकिन जब तक हमारे अंदर सही प्रश्न पूछने की क्षमता जिंदा है, जब तक हम एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करना जानते हैं, तब तक हम पूरी तरह से हार नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, ज्ञान और संसाधन के बीच संतुलन बनाना ही हमारे इंसानी अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी उपलब्धि भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब एक पल के लिए शुरुआत में उस एआई और इंसान के रिश्ते वाली बात पर वापस जाएं। चलिए। आज तो हम अपने इंसानी सवालों की टॉर्च लेकर इन $1 ट्रिलियन एआई कंपनियों को रास्ता दिखा रहे हैं, उनसे जवाब निकलवा रहे हैं। हाँ, आज तो यही हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी जिस तेजी से भाग रही है, भविष्य में एक ऐसा समय आ सकता है जब मशीनें इतनी उन्नत हो जाएं कि वे सिर्फ जवाब न दे बल्कि खुद ही समस्याओं को पहचानने लगे। जो कि बहुत मुमकिन है।
जब हर मुमकिन जवाब देना मशीनों के लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, तो क्या उस नई दुनिया में सबसे महंगी और सबसे दुर्लभ चीज इंसान की वो क्षमता नहीं रह जाएगी जो ये तय करती है कि अगला सही सवाल क्या होना चाहिए? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या भविष्य की उस दुनिया में जहां सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, वहां सोना, चांदी या कोई डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि इंसान की जिज्ञासा ही असली करेंसी होगी? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम सुनने वालों को यहीं छोड़ते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। Hello friends, how are you? I am Sanjay Sethi. You are listening chat between me and Google Gemini AI. Gemini, let's explore the future of AI together.